जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शौकंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। आई होप लास्ट वीडियो को आपने डिटेल में देखा होगा और चीज़ों को बेहतर तरीके से रिवाइज किया होगा। लास्ट मैराथन वीडियो में हमने फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी को कम्प्लीटली रिवाइज किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को जाके देखिएगा। इस वीडियो में वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट आपके एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में से एक है और वन ऑफ द हाईएस्ट नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट्स में से एक है। तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड टू यू टू कंप्लीट दिस वीडियो फॉर बेटर मार्क्स इन योर पेपर 1। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, वो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है, सारे एग्जाम्स के लिए है और वैसे भी इस वक्त का मतलब पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड होता जा रहा है। तो इकोलॉजी, इन्वायरमेंट सब कुछ जानना ज़रूरी है क्योंकि इसी इन्वायरमेंट में हम लोग रहते भी हैं। इसी को बचाने के लिए बार बार कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं, लेकिन हम लोगों को सबको भी जानना ज़रूरी है कि इसमें क्या क्या आता है, क्या है और किस तरह से हम इन चीज़ों को इजीली समझें। आज हम दो चीज़ देखेंगे इस मैराथन क्लास में। एक तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और एक बहुत ही ज़रूरी है ज्योग्राफी पढ़ने के लिए और ये है वर्ल्ड रीजनल। वर्ल्ड रीजनल में क्या पढ़ेंगे हम? पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं, कैसे हम कॉन्टिनेंट्स को पहचाने, कहाँ तक हैं वो, और नेचुरल बाउंड्रीज़ उनकी क्या क्या हैं। उसके बाद ही ठीक से समझ में आता है कि ज्योग्राफी में हम किस तरह से सारी दुनिया को जान रहे हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं एनवायरनमेंट से और उसके बाद लेंगे वर्ल्ड रीजनल को। देखिए, कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, पहले उन्हें समझेंगे। बिना उनके समझे आप सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। एक मिनट। जिसमें कुछ टर्मिनोलॉजी को हम लोग देखें। सॉरी, इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, बायोस्फीयर, इन सबको क्लियर करना जरूरी है। इन्वायरमेंट आप लोग खूब बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं, सब बोलते हैं कि वहाँ किसी ऑफिस को भी ले लें हम कि वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, किसी क्लास को लें वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है, ऑफिस का अच्छा नहीं है या अच्छा है, ये जैसा भी, बहरहाल किसी जगह को बोल रहे होते हैं कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। तो इन्वायरमेंट जो शब्द है, वर्ड है, ये अपने आप में फ्रेंच भाषा का है और ये बना है एनवायरनर से, जिसका मीनिंग होता है टू सराउंड। हिंदी में भी अगर देखते हैं तो परिजमा आवरण, पर्यावरण, यानी कि कहीं भी जहां हम खड़े हो जाएं, समझें यहाँ से, हम जहां भी खड़े हों तो हमारे चारों तरफ कुछ चीज़ें होंगी। कुछ चीज़ों में क्या क्या हो सकता है? बायोटिक हो सकती हैं, होंगी ही, हो सकते नहीं, और बायोटिक एंड एबायोटिक चीज़ें वहाँ होंगी, जैविक और अजैविक।
तो जैविक में क्या क्या आएगा, यहीं से आप लोग समझना शुरू कर दें। देखिए, इन्वायरमेंट अपने आप में साइंस की तरफ से भी आता है और ज्योग्राफी की तरफ से भी आता है। कुल मिलाकर के बायोलॉजी थोड़ी आनी चाहिए और उसके बाद फिर आगे समझ में आता है ठीक से। तो बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे? फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना प्लस डीकम्पोजर्स, प्लस डीकम्पोजर्स, जरूर याद रखेंगे डीकम्पोजर्स को भी। तो फ्लोरा, फौना, डीकम्पोजर्स यानी कि बैक्टीरिया भी आ जाएंगे इसी में। और एबायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन होंगे? एयर, वाटर, सॉयल्स या सॉयल, और कह सकते हैं आप लैंड, हालांकि लैंड का पार्ट ही सॉयल है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें, अच्छा एयर है तो यहाँ आप टेम्परेचर भी कह सकते हैं, टेम्परेचर भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें होंगी क्या? एबायोटिक कंपोनेंट। तो हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट की। हम जहाँ का भी एनवायरनमेंट देख रहे होंगे तो वहाँ या तो ये चीज़ें होंगी, सब ये भी होंगी, और इन चीज़ों ने किसी को भी जो भी कुछ बताना चाहता है कहीं की बात, उसे चारों तरफ से घेर रखा है। और इसी पूरे जो चारों तरफ से घिरा हुआ इन चीज़ों से, यही होगा उसका एनवायरनमेंट, पर्यावरण। नेक्स्ट, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, यहीं से इसे भी समझें। देखिए, कंपोनेंट्स यही रहेंगे, कंपोनेंट्स यही रहेंगे, यानी कि बायोटिक एंड एबायोटिक। मैं पेज इसीलिए नेक्स्ट नहीं ले रहा हूं कि आप यहां से देखते हुए समझते हुए तब चलें। तो बायोटिक में अभी आपने देखा क्या? फ्लोरा, फौना, डिकम्पोजर्स। एबायोटिक भी आपने देखा, ये सब है। और सिस्टम है तो एक बड़ा कंपोनेंट ये भी होता है एनर्जी। एनर्जी, तो देखिए, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होंगे, इनका कोई ना कोई इफेक्ट एक दूसरे पर होगा, या म्यूचुअली ये इंटरेक्ट कर रहे होंगे। जैसे जिनकी बायो थोड़ा वीक होगी, मैं बता दूं, मान लीजिए फौना है। फौना का मतलब ये वेजिटेशन जितनी आएगी, वेजिटेशन को एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो ये फूड बनाएगा, फूड बनाएगा तो ट्रॉफिक लेवल से होते हुए, आज इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, ट्रॉफिक लेवल से होता हुआ वो आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से कोई सिस्टम बन गया, इस तरह से कोई सिस्टम बन गया। एबायोटिक, बायोटिक एंड एनर्जी सब को मिलाकर के एक सिस्टम बना, और यही सिस्टम कहलाएगा इकोसिस्टम। यही होगा इकोसिस्टम। हम अभी इसे भी यहीं रोक रहे हैं क्योंकि हमें पढ़ना तो अभी डिटेल में है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ केवल हम एक समझ जाएं क्या चीज़ें हैं। तो इकोसिस्टम ये जो अपने आप में एक सिस्टम के तहत चलेगा, कुछ ना कुछ रिएक्शंस हो रही होंगी, एक दूसरे से प्रभावित हो रहा होगा, यही होगा इकोसिस्टम। नेक्स्ट है इकोलॉजी। इकोलॉजी, बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में जो भी रिश्ता है, म्यूचुअली इंटरेक्ट कर रहे होंगे एक दूसरे को, ये मैंने सिस्टम में ही बता दिया। अभी हम पढ़ें इकोलॉजी। इकोलॉजी फिर क्या है? तो देखिए, बायोटिक, एबायोटिक तो एक दूसरे को प्रभावित कर ही रहे होंगे, लेकिन बायोटिक को भी अगर हम देखें तो फ्लोरा, फौना ये भी आपस में एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होंगे, फ्लोरा, फौना भी, और इनकी भी कम्युनिटी होंगी, अलग अलग कम्युनिटी होंगी। वो कम्युनिटी भी, उस कम्युनिटी में भी जो भी कुछ जीव होंगे, क्योंकि सबके सब जीव हैं, लिविंग है ये,
तो वो आपस में एक कम्युनिटी में भी एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होंगे, साथ ही एक कम्युनिटी के जीव दूसरी कम्युनिटी के जीवों पर भी प्रभाव डाल रहे होंगे। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लॉजी का मतलब ही है साइंटिफिकली स्टडी, और इकोसिस्टम से ही समझ लें। तो यानी कि इन सब के जो आपस में एक दूसरे को ये प्रभावित कर रहे हैं, इफेक्ट डाल रहे हैं, इसी की साइंटिफिकली स्टडी जो हो रही होती है वही होती है इकोलॉजी, वही होती है इकोलॉजी। अच्छा, थोड़ा सा प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री एग्जाम्स के, जैसे इकोसिस्टम, तो ये एजी टाउंसले ने टर्म यूज की थी, इकोलॉजी, अर्नेस्ट हैक्कल, अर्नेस्ट हैक्कल ने पहली बार इकोलॉजी के बारे में बताया और इधर टाउंसले ने बताया। अब एक टर्म आपकी और बच जाती है, वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर देखिए, ये काफ़ी बड़ी टर्म है अपने आप में, टर्म क्या बल्कि ये काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं छोटे डायग्राम पर ही आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इन सब को मिला करके आपको समझा रहा हूँ। ये आप सभी जानते हैं, मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ। अर्थ के चारों ओर क्या है? एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर भी कुछ दूर तक तो डेंसर है, कुछ ऊंचाई तक काफ़ी डेंसर है, और इसके बाद एटमॉस्फेयर थोड़ा रेयरर होना शुरू हो जाता है। खैर, ये विशेषता तो अपने आप में एटमॉस्फेयर की है। हमें देखना है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर कहते ही एक बात ये पक्का ध्यान रखेंगे कि जहाँ तक इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे, मैं ऐसे कुछ डॉटेड कर दे रहा हूँ। अर्थ सरफेस पर ही नहीं होते लिविंग ऑर्गेनिज्म, बल्कि एटमॉस्फेयर में भी रहते हैं, बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं। तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जहाँ तक मिलेंगे वो भाग, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसा नहीं है कि अर्थ सरफेस के नीचे नहीं मिलेंगे, बहुत थोड़ी सी गहराई अगर होगी तो यहाँ भी छोटे जीव पाए जाएंगे, बैक्टीरिया वगैरह यहाँ भी मिलेंगे, डिकम्पोजर्स सॉइल में मिलेंगे। अब देखें, ये डिकम्पोजर्स से ऊंचाई बढ़ाते जाएं अर्थ सरफेस के ऊपर, हम यहाँ तक आ गए, जो मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ। ये पूरी की पूरी एक थिक लेयर अपने आप में क्या है? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर तो अर्थ सरफेस के ऊपर, अर्थ सरफेस के थोड़ा सा नीचे, बहुत गहराई नहीं, थोड़ा सा नीचे तक में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जहाँ जहाँ पाए जाएंगे, ये सभी होंगे मिला करके बायोस्फीयर। और इस बायोस्फीयर को अब आप कहीं तक भी देखें, चाहे वो ओशियन का पार्ट हो, चाहे वो कॉन्टिनेंट का पार्ट हो, ये सब के सब, एटमॉस्फेयर हो, ये सब के सब क्या हैं? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर। अब हम नेक्स्ट पेज पर शुरू करते हैं और भी चीज़ें। ध्यान से पूरी चीज़ें समझते जाएंगे। ये अभी हम लोगों ने अर्थ को देखा था। अर्थ सरफेस के नीचे ये कुछ ऐसा, इस तरह समझे, ये है क्रस्ट। हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है, पूरा क्रस्ट है, और क्रस्ट के नीचे एस्थेनोस्फीयर है, और यहीं पर हैं प्लेट्स। एस्थेनोस्फीयर पर जो तैर रही हैं, यही प्लेट्स मूव भी कर रही हैं। कुल मिलाकर के अर्थ सरफेस पर और यहाँ
जो भी चीज़ें, जो भी रिलीफ्स मिल रही हैं, ऊंचे नीचे भाग मिल रहे हैं, वो सब के सब एंडोजेनेटिक फोर्सेस के कारण बने हैं। और दोनों कह सकते हैं, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के कारण बने हैं। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये माउंटेन हो गया, कहीं प्लेटू हो गए, कहीं पर प्लेन हैं, और कहीं ओसनिक पार्ट है, तो कहीं कॉन्टिनेंट्स हैं। ये सब के सब बस फ़र्क इतना है कि एंडोजेनेटिक फोर्सेज एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेज को आपको जानना होता है कि ये होते क्या हैं। मैं इस पर ज़्यादा जोर नहीं दूंगा क्योंकि टोटली ये जियोमॉर्फोलॉजी है, लेकिन हाँ, इसका रोल इन्वायरमेंट में रहेगा। तो अर्थ सरफेस के नीचे से जो भी फोर्सेस काम कर रहे होंगे, अर्थ सरफेस के नीचे से, ध्यान देंगे, अर्थ सरफेस के नीचे से जो भी फोर्सेस काम कर रहे होंगे वो सभी एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं। और अर्थ सरफेस के ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर जिन फोर्सेस की ओरिजिन हो रही होगी वो सभी एक्सोजेनेटिक होते हैं। तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस में भी दो तरह के होते हैं, सडन फोर्सेस होते हैं और डायस्ट्रॉफिक होते हैं, जो स्लोली होते हैं। तो कुल मिलाकर के सडन फोर्सेस जो होते हैं, ये अर्थक्वेक और वोल्केनो, आप बिल्कुल दोनों को कह सकते हैं, ठीक है। और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो होते हैं वो अपने आप में, जैसे विंड, जैसे रनिंग वाटर, जैसे ग्लेशियर का मूवमेंट होता है, तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस से अर्थ सरफेस पर ऊंचा नीचा बन रहा होता है, रिलीफ्स बन रही होती हैं, चाहे माउंटेन बन रहे हों डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस से, या वोल्केनिक इरप्शन हो जाए तो लावा डिपॉजिट होगा, प्लेटू कोई बन सकता है, माउंटेन भी बन सकते हैं, डिपेंड करता है कि लावा कैसा है। अर्थक्वेक आए तो कहीं रप्चरिंग हो सकती है या थोड़ी बहुत कहीं ज़मीन धंस भी सकती है। तो कुल मिलाकर के जो भी अर्थ सरफेस पर ऊंचा नीचा होगा वो एंडोजेनेटिक फोर्सेस से होगा, और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस इन ऊंचे नीचे भागों को डेनुडेशन के काम आ रहे होते हैं, समतलीकरण के काम आ रहे होते हैं। लेकिन मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ कोई इकोसिस्टम अपने आप में था। ये देखिए, इकोसिस्टम ऐसी यूनिट है, हम उसे चाहे जितना बड़ा कर लें चाहे जितना छोटा कर लें, ये हम निर्धारित करते हैं कि अगर मैं अब क्लास में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ का इकोसिस्टम, मैंने कह दिया क्लास के अंदर का इकोसिस्टम, तो ठीक है, क्लास के अंदर इकोसिस्टम में बायोटिक या बायोटिक फैक्टर्स होंगे और वो एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होंगे, लेकिन क्लास के अंदर। लेकिन मैं दायरा और भी बढ़ा सकता हूँ, ये पूरा क्षेत्र का इकोसिस्टम देखना चाहूँ और भी अगर मैं इंक्रीज करूँ, मैं पूरे इंडिया का इकोसिस्टम देखना चाहूँ और भी बढ़ा दूँ तो कॉन्टिनेंट को पूरे को ले लूँ। इस तरह से इकोसिस्टम की कहाँ तक दूरी रखनी है ये स्टडी करने वाले के ऊपर रहेगा, छोटा बड़ा हो सकता है। मान लीजिए ये कोई इकोसिस्टम हम यहाँ तक का देखना चाह रहे हैं, यहीं पर हो जाए वोल्केनिक इरप्शन। ध्यान से सुननी है ये चीज़ें, हम यहाँ की बात कर रहे हैं, यहीं पर वोल्केनिक इरप्शन हो जाए और अब ये मैग्मा ऐसे फैल जाए, तो वोल्केनिक इरप्शन हुआ, इसके साथ में कुछ हार्मफुल गैसेस भी निकली और जो लावा है उसने भी यहाँ की वेजिटेशन को तबाह कर दिया। लेकिन नेचुरल एक प्रोसेस है, होम्योस्टैटिक प्रोसेस। होम्योस्टैटिक प्रोसेस ये क्या है? ये एक तरह से जो क्षतिपूर्ति हुई है, क्षतिपूर्ति जो होनी है ये इस प्रोसेस से हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे इकोसिस्टम में कोई भी नेचुरल चेंजिंग आती है तो
हमारा इन्वायरमेंट उसकी क्षतिपूर्ति कर लेता है होम्योस्टैटिक प्रोसेस द्वारा। ये डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ पूरा, लेकिन ये समझे, मस्त अगर शॉर्ट में भी कहूँ, थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड, एक एग्जाम्पल छोटा सा ले ले रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियर तो हो। मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी बढ़ जाती है तो पेड़ पौधे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस में, तो फोटोसिंथेसिस थोड़ा और बढ़ जाएगा और बढ़ेगा तो वेजिटेशन में स्टोर भी होगा। तो कुल मिलाकर के जो थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हुई वो यूज हो गई फोटोसिंथेसिस में। तो इसका बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड इतनी बढ़ जाए कि वो होम्योस्टैटिक प्रोसेस से बैलेंस ना हो सके, होम्योस्टैटिक प्रोसेस से बैलेंस ना हो सके, तभी पोल्यूशन होगा, तभी क्या होगा, प्रदूषण होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि यहाँ से फॉसिल फ्यूल्स को निकाल करके अर्थ सरफेस के नीचे से और उसे जला रहे हैं। किस नाम पर कि हम विकास कर रहे हैं। ठीक है, विकास तो हो रहा है, लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में जला रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। और साथ ही एक बात और है, अभी मैंने कहा था कि जो वेजिटेशन है वो थोड़ी बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को तो एडजस्ट कर लेगी, फोटोसिंथेसिस थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन हम दो काम एक साथ कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज करवा रहे हैं इंडस्ट्रीज से या कहीं भी फॉसिल फ्यूल यूज करके, साथ में डिफॉरेस्टेशन भी कर रहे हैं। जहाँ यूज हो जाती कार्बन डाइऑक्साइड, हमने वो भी यूज होने से कुछ हद तक रोकी। कुल मिलाकर के होम्योस्टैटिक प्रोसेस फेलियर हुआ। अब इसके फेलियर होने से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में इसकी क्वांटिटी बढ़ी, क्वांटिटी जब इंक्रीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड की तो इसमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, मैं थोड़ा सा पोल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ, इसमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में कि ये शॉर्ट वेव रेडिएशन को तो आने देती है, नहीं रोकती, लेकिन लॉन्ग वेव रेडिएशन को ट्रैप करती है। शॉर्ट वेव रेडिएशन आता कहाँ से है, सन से। लॉन्ग वेव रेडिएशन कहाँ से जाएगा, अर्थ सरफेस से। लॉन्ग वेव मैंने ऐसे लिख दिया, और जो इधर से आ रहा है ये है शॉर्ट वेव। सदा याद रखिएगा कि यदि सोर्स ऑफ एनर्जी ज़्यादा बड़ा होगा तो रेडिएशन शॉर्ट वेव रेडिएशन ही होना, और अगर सोर्स ऑफ एनर्जी ज़्यादा नहीं है, उसके पास ज़्यादा एनर्जी नहीं है, तो वो लॉन्ग वेव रेडिएशन ही होगा। तो शॉर्ट वेव रेडिएशन को ये आने देती है, लेकिन लॉन्ग वेव रेडिएशन को जाने से रोकती है। तो क्या होगा, पूरे में ग्लोबल वार्मिंग होगी, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट डेवलप होगा। और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट डेवलप होने का मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही होगी। और ग्लोबल वार्मिंग का कितना बड़ा इफेक्ट है ये आप लोग जानते हैं। पोलर रीजन से आइस मेल्ट होनी शुरू होगी, हो भी रही है, तो क्या होगा, सी लेवल बढ़ेगा। सी लेवल बढ़ेगा तो जो नीचे जगह होंगी, आइलैंड्स होंगे, उनके डूबने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और इसका कितना दुष्प्रभाव है या कितना ज़्यादा दिक्कत भरा है कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का, आप देख ही सकते हैं। कॉन्फ्रेंसेस पर कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं हर साल, हर एक दो साल में। हाँ, ये बात ज़रूर है कि केवल कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं, उन पर प्रभावी कदम बहुत कम उठाए जाते हैं। लेकिन समस्या बढ़ेगी तो कदम उठाने ही होंगे। और हम लोग भी क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों यूपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में खूब क्वेश्चन पूछ रहा होता है, इसीलिए क्योंकि हर आदमी जागरूक होना चाहिए। हर आदमी को ये पता होना चाहिए कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे बचाएं, तभी तो आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से ये आपने देखा, होम्योस्टैटिक प्रोसेस फेल होने पर ही पोल्यूशन होगा। अब यहाँ तक हो जाता है।
देखिए रूटीन क्लास नहीं है, केवल मैराथन क्लास है। आपको केवल इन चीज़ों के मैं सोचने का तरीका बता रहा हूँ कि आप कैसे सोचेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा मेरे हिसाब से। ऐसा सोचकर पढ़ेंगे तो पढ़ने में आसानी होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो कोई भी सब्जेक्ट फिर डिफ़िकल्ट नहीं लगता। तो इकोसिस्टम कहीं का भी हो, इसके लिए ड्राइविंग फोर्स जो होती है वो है एनर्जी। ड्राइविंग फोर्स जो होगी इसके लिए एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आएगी? सन से आएगी। तो सन से आई एनर्जी, इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। इकोसिस्टम कहते ही फिर से हमें वही बात सोचनी होगी, बायोटिक एंड एबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होंगे। तो इनमें जो एनर्जी है, कुल मिलाकर के जो बायोटिक कंपोनेंट होंगे उनके लिए एनर्जी बेहद ज़रूरी है, तभी उनके सिस्टम काम कर रहे होंगे, तभी एनर्जी ट्रांसफ़र भी हो रही होगी। एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, जब तक एनर्जी है तभी तक सारे बायोटिक चीज़ें जितनी भी हैं, जितनी भी जैविक प्रोसेस हो रही हैं वो फंक्शन में रहेंगे। तो कैसे होना है हम इसे देखते हैं। आइए, इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में हमें एनर्जी का रोल पढ़ना है, तो इसी में हम देख लेंगे ट्रॉफिक लेवल्स भी। बहुत ज़रूरी हैं ये चीज़ें समझने। ये मान लें कि अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस है और यहाँ तक ये रॉक है। मैं इतना धीरे से चलूँगा कि आपको समझ में आए। ये बेसिक रॉक है, या जहाँ इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ है या वेदरिंग इरोजन हुआ है, ये भाग ये है, यानी कि सॉयल ये है अपने आप में। सॉयल के नीचे भी हालांकि टूटा फूटा होता है भाग, लेकिन पहले इसे देख लें। हमने केवल वो पार्ट ले लिया है यहाँ से जहाँ वेजिटेशन रहेगी, जहाँ वेजिटेशन रहेगी। तो मैंने इस भाग को ले लिया। इसी में क्या रहेंगे? ये पेड़ पौधे हैं, हम कुछ को देख लेंगे। ये पेड़ पौधे हैं और इधर सन से रेज आ रही हैं। ये सब लोग जानते होंगे इस बात को, कोई भी बड़ी बात नहीं। और यही रेज आएंगी इन पेड़ पौधों पर। इसके बाद ये आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, एक ब्लॉक मैंने ये बना दिया। ये हैं आउटोट्रॉफ्स, ये हैं आउटोट्रॉफ्स। एनर्जी ये आ रही है और ये पेड़ पौधे क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। अपना खाना केवल नहीं बल्कि हमारे लिए भी खाना बनाते हैं। यही तो अपना खाना तो इन्होंने बनाया ही, लेकिन जो इनकी ज़रूरत थी वो इन्होंने यूज भी किया और इसके बाद कुछ खाना स्टोर रह गया इनके पास ही, जैसे स्टार्च के फॉर्म में। तो अब इनके पास खाना रिजर्व है। लेकिन ट्रॉफिक लेवल की हम बात करें, ध्यान रखेंगे यही है ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 1, और इन्हीं को कहते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर। इन्हीं को क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर। आउटोट्रॉफ्स हैं।
अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें वो सारे जीव आएंगे जो हर्बीवोरस हैं, शाकाहारी हैं। मैं यहाँ हिंदी में लिख दे रहा हूँ। हर्बीवोरस हैं, शाकाहारी हैं। वो क्या करते हैं, इन्हें खाएंगे तो इनके पास ये अपना भोजन खुद तो नहीं बना सकते, लेकिन पहली बात तो ट्रॉफिक लेवल चेंज करें। ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 2, और ये क्या कहलाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सी है। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर ट्रॉफिक लेवल 2, प्राइमरी प्रोड्यूसर ट्रॉफिक लेवल 1। नेक्स्ट फिर से ट्रॉफिक लेवल बढ़ा। देखिए मैंने कम भी करता जा रहा हूँ। आप अगर देख रहे होंगे ये बॉक्स मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है, ये आगे तक नहीं ले गया हूँ, बस इसके ऊपर छोटा है फिर और छोटा, यानी कि पेड़ पौधे संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं। प्राइमेट्स भी अगर हम पढ़ाएं तो कुछ ऐसे ही पढ़ाएंगे, फिर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इन पर जो डिपेंडेंट हैं हर्बीवोरस, उनकी संख्या कम होती है। किससे? इनसे कम होती है। और हर्बीवोरस पर डिपेंड हैं कार्निवोरस। मांसाहारी, मांसाहारी जो मांस खाएंगे, तो ये हर्बीवोरस को खाएंगे। कुल मिलाकर के क्या हुआ, खाना बनाया इन्होंने, अपने लिए भी रखा और कुछ खाया इन्होंने। तो जो एनर्जी स्टोर थी फोटोसिंथेसिस के बाद, जो इनके पास एनर्जी स्टोर थी, वो ट्रांसफ़र हुई ट्रॉफिक लेवल 2 में। फिर ट्रॉफिक लेवल 2 से एनर्जी फिर ट्रांसफ़र हो गई, क्योंकि शाकाहारियों को, हर्बीवोरस को किसने खाया? कार्निवोरस ने। पहली बात तो ट्रॉफिक लेवल चेंज करेंगे, फिर यहाँ भी ट्रॉफिक लेवल 3, ट्रॉफिक लेवल 3, और ये हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अब इसके बाद एक ही ट्रॉफिक लेवल और बचता है, जो है ट्रॉफिक लेवल 4। इन्हें टर्शरी कंज्यूमर चाहें तो कह दें, लेकिन ये ओमनिवोरस हैं, सर्वाहारी हैं। तो इनसे भी एनर्जी फिर से, मैं यही लिख दे रहा हूँ, इनसे भी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई ओमनिवोरस में। ध्यान देंगे, ट्रॉफिक लेवल 1, 2, 3 एक सीक्वेंस में ही एनर्जी पा रहे होते हैं। ये डायरेक्ट यहाँ से एनर्जी नहीं ले सकते, तो इनका तो एक सीक्वेंस है। ट्रॉफिक लेवल 1 पर डिपेंड है, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 2 पर डिपेंड है, ट्रॉफिक लेवल 3। लेकिन ओमनिवोरस जो होते हैं, ट्रॉफिक लेवल 4 जो होता है, ये किसी सीक्वेंस के लिए नहीं है। ये चाहे जहाँ से डायरेक्ट, यहाँ से भी डायरेक्ट, यहाँ से भी डायरेक्ट, यहाँ से भी ये एनर्जी ले सकता है। मानव सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। मानव ओमनिवोरस में ही आता है। चाहे तो इसे पकाकर खा ले, फिर चाहे इसे पकाकर खा ले, या इसे भी खा ले, सबको खा सकता है। ओमनिवोरस है मानव। लेकिन
यहाँ जो मैं समझा रहा हूँ वो ये है कि एनर्जी जो होती है सन की तरफ से आने वाली, ये इसका फ्लो यूनी डायरेक्शनल होता है, एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में होगा, यूनी डायरेक्शनल इसका फ्लो होता है। कैसे होता है? देखिए, जो एनर्जी आई उसे कन्वर्ट कर लिया है इन्होंने अपने फूड में, और इसको खाया है हार्बीवोरस ने इन्हें खाया। एक बात तो ये ध्यान रखिएगा, केवल 10% एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है, शेष वेस्ट हो जाती है। केवल 10% एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाएगी, ट्रांसफ़र होगी, और फिर जो इनके पास एनर्जी स्टोर हुई है वो भी 10% ही नेक्स्ट में ट्रांसफ़र हो रही होती है। और बल्कि है तो ये भी कि हर ट्रॉफिक लेवल में लॉस ऑफ एनर्जी बढ़ता जाता है, लॉस ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र होते हुए बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। क्यों होता जाता है, पहले मैं रोक करके यही बता देता हूँ। जो एनर्जी आई इन्होंने कन्वर्ट कर दी, ठीक है, ये रिजर्व है, लेकिन जो हर्बीवोरस होंगे वो चलकर ही चलेंगे, तभी तो चुगेंगे इसे, तभी तो खाएंगे। तो चलने में भी एनर्जी वेस्ट होगी, यानी कि रेस्पिरेशन में एनर्जी वेस्ट हो रही होती है। अब इन्हें रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा नहीं चलना, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ा है, लगभग नॉर्मल रहा है, समझिए इस बात को, क्योंकि इन्हें भाग भाग करके नहीं चुगना है। ये धीरे धीरे जहाँ भी हैं वहाँ चुगेंगे। एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो आदत में है तो दौड़ कर जाएंगे, आदत में नहीं है तो ये तो बीच में भी चुगते जाते हैं। तो कुल मिलाकर के इन्हें दौड़ना नहीं पड़ता। हाँ, ये बात ज़रूर है, इन्हें अपनी जान बचाने के लिए ज़रूर दौड़ना पड़ता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं एनर्जी ट्रांसफ़र की, हम बात कर रहे हैं इनके खाने की। हाँ, कार्निवोरस जो होते हैं उन्हें बैठे बिठाए खाना नहीं मिलता, उन्हें निश्चित रूप से दौड़ कर पकड़ना पड़ता है। तो दौड़ने में रेस्पिरेशन अपने आप तेज होगा। क्या मन में कभी आता नहीं कि हमें जब भी हम कोई हार्ड वर्क कर रहे होते हैं रेस्पिरेशन अपने आप बढ़ जाता है? देखिए, थोड़ा सा बायो का है, लेकिन आपको समझना चाहिए इन चीज़ों को भी कि रेस्पिरेशन बढ़ता ही इसलिए है क्योंकि ग्लूकोज हमारे शरीर में एज ए फ्यूल है, और ग्लूकोज ही बर्न होगा, फ्यूल बर्न होगी तो एनर्जी मिलेगी। यानी कि कुल मिलाकर के फ्यूल को बर्न करेंगे तो वर्क कर सकते हैं। जैसा कि मोटर गाड़ियों में भी देख सकते हैं, पेट्रोल या डीजल जल रहा होता है या कोयला है जल रहा होता है तो जलने से ही तो इंजन चलेगा। ठीक इसी तरह से हमारी बॉडी में भी ग्लूकोज है जो एज ए फ्यूल है, लेकिन ग्लूकोज को जलाने के लिए ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की। तो जब हम हार्ड वर्क कर रहे होते हैं तो ग्लूकोज को ज़्यादा जलाना पड़ेगा, यानी कि एनर्जी जो हमारे पास है, फ्यूल है, इसे ज़्यादा जलाना पड़ेगा। ज़्यादा जलाएंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तो हमें रेस्पिरेशन बढ़ाना होगा, और रेस्पिरेशन बढ़ा हुआ है तो इसमें एनर्जी लॉस हो रही है, एनर्जी लॉस हो रही है, यानी कि ग्लूकोज जल रहा है तो हार्ड वर्क हो रहा है। और अगर आराम से पढ़ें तो कोई बात नहीं, रेस्पिरेशन जैसा चल रहा होता है वैसे ही चल रहा होता है। लेकिन ये मेरी बात सुन कर के कोई ये ना सोच ले, कोई जिम उम जा रहा हो तो सांस कम लें तो एनर्जी थोड़ी रुकी रहेगी, अच्छी रहेगी। नहीं, ये करना ही नहीं है, बल्कि एनर्जी तो जितनी ज़रूरत है रेस्पिरेशन अपने आप बढ़ेगा ही, और बढ़ेगा तो एनर्जी लॉस होगी। कार्निवोरस को अगर भाग कर खाना पकड़ना है तो निश्चित रूप से इसकी एनर्जी लॉस ज़्यादा हो रही होती है। तो ट्रॉफिक लेवल बढ़ने के साथ लॉस ऑफ एनर्जी इंक्रीज होता जाता है, और जो ये लॉस हुआ है रेस्पिरेशन में, जो एनर्जी लॉस हुई है वो स्पेस में चली जाती है, वो स्पेस में चली जाती है, उससे दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, फिर से यूज नहीं होगी। तो फ्लो कैसा हुआ एनर्जी का, सन की तरफ से आई है और इसके बाद रेस्पिरेशन में खर्च होती गई। हर ट्रॉफिक लेवल पर जो रेस्पिरेशन में खर्च हुई है वो स्पेस में जाती रही, फिर से यूज नहीं हो सकता। इसीलिए फ्लो ऑफ एनर्जी यूनी डायरेक्शनल है। अब एक चीज़ और भी है कि ये हुआ यूनी डायरेक्शनल फ्लो एनर्जी का, लेकिन न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं।
पोषक तत्व भी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, डिरेल ना हो, हम पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम चलने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होगी ये मैंने ट्रॉफिक लेवल्स बताए। तो एनर्जी तो है ही, लेकिन ये जो जैविक क्रियाएं चलेंगी उन सब के लिए न्यूट्रिशन भी तो ज़रूरी है। तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे, ये अपने रूट से, ये अपने रूट से। अब देखिए ये मैं रूट अब दिखा दे रहा हूँ, उस टाइम भी बना सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं उस टाइम भूल गया। ये रूट्स हैं, इन्हें यहाँ से मिनरल चाहिए। वाइटल एक्टिविटीज़ को करने के लिए इन्हें क्या चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए। मिनरल्स क्या काम करेंगे, एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहे होते हैं, उनकी क्रियाओं को बढ़ा देते हैं, तभी वो क्रियाएं होती हैं। क्रियाएं कैसी, जैसे कि ये फोटोसिंथेसिस भी करेंगे, अगर मिनरल्स ना हो तो कर नहीं पाएंगे। हालांकि क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है, लेकिन क्लोरोफिल को भी तो एक्टिवेट करने के लिए मिनरल्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो कहाँ से आएंगे, यहीं से आ रहे होंगे। इन पेड़ों की जो जड़ें होंगी, रूट्स होंगी, उनसे आ रहे होंगे। तो रूट्स उन्हें कैसे लेती हैं, वाटर में डिज़ोल्व होकर के वो आ रहे होते हैं, और कैपिलरी एक्शन के थ्रू आ रहे होते हैं। क्लास जब डिटेल में चल रही होती है तो कैपिलरी एक्शन भी बताते हुए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगा तो इवेपोट्रांसपायरेशन भी होगा, और इवेपोट्रांसपायरेशन होगा तो यानी कि पानी उड़ेगा, और पानी उड़ेगा तो पानी इधर से खींचेगा भी, और पानी खींचेगा तो उसके साथ मिनरल्स आ रहे होंगे। लेकिन मिनरल्स कुछ अगर ठीक हैं तो प्योर फॉर्म में हैं तो ठीक है, वो तो आ ही रहे होंगे, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ मिनरल्स इधर से भी जा रहे होते हैं ट्रॉफिक लेवल से। मैं इस बात को बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दें। ट्रॉफिक लेवल से कैसे जाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर जाएगा। ऑर्गेनिक मैटर में मिनरल्स भी कुछ रहेंगे, और ह्यूमस भी बनेगा। तो क्या होगा, सॉइल अच्छी होगी तो न्यूट्रिशन मिलेगा इन पौधों को, इन पेड़ों को। तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस भी अच्छी होगी। तो कुल मिलाकर के सिस्टम पूरा काम कर रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल है, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो साइक्लिक फॉर्म में घूम रहे होते हैं। कैसे, यानी कि न्यूट्रिशन जो भी कुछ होगा वो साइक्लिक फॉर्म में होता है, ऐसा समझेंगे यहाँ। ये मैंने थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको दिखाया। ये सॉइल का मैं ऊपर का ही भाग ले रहा हूँ, और इसी में ये जो ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ये ब्लू होते नहीं, मैं दिखा रहा हूँ डिकम्पोजर्स को। तो मैं तो केवल ये बताने के लिए कि डिकम्पोजर्स हैं कहाँ, यहाँ पर हैं, सॉइल में हैं। तो देखिए डिकम्पोजर्स का काम क्या है, इन सारी चीज़ों को जब ये मर जाते हैं उन्हें डिकम्पोज करना। तो इनके लिए, डिकम्पोजर्स के लिए, अच्छा ये क्यों काम करेंगे, डिकम्पोजर्स को क्या ज़रूरत है कि वो डिकम्पोज करें, इसलिए क्योंकि डिकम्पोजर्स भी इन चीज़ों को डिकम्पोज करते हुए, अपघटन करते हुए अपना फूड लेते हैं, अपना खाना लेते हैं, इसीलिए ये करते भी हैं। तो पेड़ भी अगर गिर जाए, डिकम्पोजर्स इसे डिकम्पोज कर रहे होते हैं। शाकाहारी यानी कि हर्बीवोरस भी अगर मर जाए तो डिकम्पोजर्स इसे भी डिकम्पोज करेंगे। कार्निवोरस भी अगर मरता है, मरते तो सभी हैं, तो इसके लिए भी डिकम्पोजर्स हैं, वो डिकम्पोज कर रहे होंगे। ओमनिवोरस भी इसे भी डिकम्पोज कर रहे होते हैं। कौन, डिकम्पोजर्स। तो इससे क्या होगा, जो मिनरल्स हैं वो भी, और जो ऑर्गेनिक मैटर है वो भी, वो ह्यूमस बना लेगा। साथ में जो मिनरल्स हैं वो
इन मिनरल्स को इस पोजीशन में ले आते हैं डिकम्पोजर्स कि अब ये वाटर के साथ डिज़ोल्व होकर के किसी भी पेड़ के रूट से, ये पेड़ तो हमने मार ही दिया है लेकिन ये तो भी जिंदा है, इसे ले लें, तो ये रूट से फिर से शक कर लिए जाएं, एब्जॉर्ब कर लिए जाएं और फिर से वाइटल एक्टिविटीज़ में काम आएंगे और फिर से फूड में आएंगे तो फिर से ट्रॉफिक लेवल बढ़ते जाएंगे और ये पूरा चलता जाएगा। तो ये यहाँ तक आपने समझे ट्रॉफिक लेवल्स। यहीं पर हम देख सकते हैं फूड चेन, फूड वेब। आइए हम देखते हैं। और एक होती है फूड वेब। दोनों में अंतर क्या है? देखिए अभी आपने ट्रॉफिक लेवल देखे हैं तो अब इनमें बहुत ज़्यादा समझाने के लिए नहीं है। फूड चेन जो होगी सिंपल होगी एंड लीनियर होगी। सिंपल होगी, सरल होगी और लीनियर होगी। अब मन में आ रहा होगा ठीक है ये तो सिंपल और लीनियर, लेकिन क्या? तो देखिए मैं इन्हें ऐसे बांट देता हूँ। मान लीजिए यहाँ ये कोई छोटा सा पेड़ है, इसी पेड़ की कुछ पत्तियाँ खा लेता है क्या? ग्रासहॉपर इसे खाता है। ग्रासहॉपर को फ्रॉग खा लेता है। फ्रॉग खा लिया। फ्रॉग को स्नेक खा लिया, खाते ही हैं। और स्नेक को भी बाज या चील ऐसी कोई भी चीज़ खा ली। तो देखिए ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ग्रासहॉपर हर्बीवोरस है, इसने इसे खाया, इसे कार्निवोरस ने खाया और कार्निवोरस से फिर बड़ा है ये भी कार्निवोरस ही, स्नेक भी, इसने फ्रॉग को खा लिया। यानी कि बहुत ही सिंपल और लीनियर ये इस तरह से चलता जा रहा है। फूड एक दूसरे से ट्रांसफ़र होता जा रहा है, यानी कि एनर्जी एक तरह से ट्रांसफ़र होती जा रही है, ये कहलाएगी फूड चेन। लेकिन अगर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाए और लीनियर भी ना रह जाए, तो लीनियर नहीं रहेगी तो ऐसा हो सकता है, मैं अगर डायग्राम पर दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये इस तरह से चलती जाए तो पता नहीं कौन किसे खाएगा और कैसे ये ट्रांसफ़र होना है। तो देखिए ऐसा समझ लें जैसे कि एक एग्जाम्पल, ये ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ओशियन में हम पहुँच जाए, वहाँ पर क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन दो होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन ये अपने आप में आउटोट्रॉफ हैं, यही आउटोट्रॉफ हैं, छोटे छोटे, एक तरह से समझिए कि पेड़ नहीं बल्कि शैवाल जैसी रहेंगी। तो लेकिन ये भी फोटोसिंथेसिस करती हैं, अपना खाना बनाती हैं। अपना खाना बनाएंगी तो जो प्लैंक्टन्स जो हैं वो इन्हीं पर डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि जो प्लैंक्टन्स में मेनली अगर आप देखेंगे तो फिशेस को अच्छी तरह पहचान रहे होते हैं। होता क्या है कि फाइटोप्लैंक्टन्स ने खाना बनाया, फिशेस ने इन्हें खाया, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि केवल फिशेस ने ही फाइटोप्लैंक्टन्स को डायरेक्टली खाया है। ये भी हो सकता है कि और बहुत सारे जीव ऐसे हों ओशन में जो फाइटोप्लैंक्टन पर डिपेंडेंट हों।
इन्हें खाते हों, हर्बीवोरस हों, और उन सब को भी फिशेज खा लेती हूँ। फिशेज तो एक दूसरे को भी खाती हैं, बड़ी मछलियाँ छोटी को भी खा जाती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि फ़िश केवल इसी को खाएगी, और भी अगर जीव होंगे उन्हें भी फ़िश खा सकती है। तो एनर्जी ट्रांसफ़र जो फिशेज में हुई वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन से ये भी ले रहे हैं, ये भी फूड ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं, ये भी और ये भी, और इन सब का ट्रांसफ़र फिशेज की तरफ हुआ, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो जब कॉम्प्लिकेटेड हो और लीनियर ना हो, ये कहलाती है अपने आप में फूड वेब, खाद्य जाल। ये समझ में आपको आ गया होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। इसके बाद हम थोड़ा सा और देख लें, जैसे कि सक्सेशन। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन इसमें शायद रहता हो। सक्सेशन क्या होता है, कितनी तरह का होता है? 2 तरह का होता है। प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। तो पहले तो यही जानना है सक्सेशन होता क्या है। सक्सेशन का मतलब ही है कि पहले से जो वेजिटेशन है उसे रिप्लेस करके किसी और वेजिटेशन का आना। तो ये ऐसे वेजिटेशन एक दूसरे को तो रिप्लेस करते नहीं हैं कि एक पेड़ दूसरे को हटा करके और खुद वहाँ आ जाए, ऐसा तो होता नहीं कहीं भी। तो इसके लिए कुछ अपने आप में फैक्टर्स होंगे जो ये होने के लिए कंडीशंस बनेंगी। आइए देखते हैं। यदि वॉल्केनिक इरप्शन हो जाए या फिर कोई लेक है उसका पानी सूख जाए, या कोई पार्ट इमरजेंस हो, यानी कि पानी में डूबा था पहले से लेकिन वो ऊपर आ गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ग्लेशियर से आइस मेल्ट हो जाए, तो देखिए इन सब कंडीशन को हम देखते हैं। पहले से कोई ना कोई वेजिटेशन रही होगी, वहाँ वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। वॉल्केनिक इरप्शन होने का मतलब है कि दूर तक मैग्मा डिपॉजिट हो गया। अब दूर तक मैग्मा डिपॉजिट हुआ तो पहले से यहाँ अगर कोई भी वेजिटेशन रही होगी तो वो पूरी जल गई है, और जल गई है तो अब धीरे धीरे ये प्रोसेस होगा। अब ये प्रोसेस बहुत ही धीरे धीरे होगा, लंबा प्रोसेस होगा कि ये मैग्मा धीरे धीरे, मैग्मा का मतलब लावा है, अब तो अर्थ सरफेस पर है, इसकी वेदरिंग शुरू होगी, वेदरिंग इरोजन सब कुछ होगा, यानी कि डिसइंटीग्रेशन हो रहा होगा, और ये हो सकता है कि अब 100 साल या इससे ज़्यादा भी लग जाएं यहाँ सॉयल डेवलप होने में। सॉयल डेवलप होने में 100 साल या इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। किस पर? ये किस पर हो रहा है? ये अपने आप में लावा। तो क्या हुआ, पहली जो भी वेजिटेशन थी वो तो रिप्लेस हो गई, किससे? लावा के आने से ही अपने आप में ख़त्म हो गई। अब दूसरी वेजिटेशन यहाँ फिर से होनी है, तो वो कैसे होगी? देखिए कभी भी जब ऐसी कंडीशन होती है, ये पहली बात तो ये इससे प्राइमरी सक्सेशन होगा। तो जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो पहले एल्गी, फंजाई, लाइकेंस, इस तरह की चीज़ें यहाँ धीरे धीरे जमना शुरू होंगी। जैसे ही सॉयल की तरफ पहुँच रहे हैं, सॉयल बनी भी नहीं अभी,
सॉयल बनवाने में एल्गी, फंजाई, लाइकेंस, इन चीज़ों का भी रोल रहेगा। वेदरिंग इरोजन तो होनी चाहिए, ये भी ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर के यहाँ धीरे धीरे एल्गी, फंजाई, लाइकेंस जमना शुरू हुए, जमेंगे तो डिकम्पोज भी होंगे, डिकम्पोज होंगे तो सॉयल बनने में मदद होगी, यानी कि ह्यूमस मिलेगा और इस तरह से सॉयल बनेगी। सॉयल बनेगी तो कहीं ना कहीं से बीज और भी उड़कर आ सकते हैं या बर्ड्स यहाँ ला कर के बीज छोड़ सकती हैं, सीड्स, और ये सीड्स ही जब सॉयल होगी, कंडीशन फेवरेबल होंगी तो ये सीड्स ही फिर क्या करेंगे, यहाँ डेवलप होते जाएंगे और पूरी वेजिटेशन बन जाएगी। और एक स्टेज ऐसी आएगी कि अब इस जगह पर पूरी वेजिटेशन का जितना भी डेवलपमेंट होना था मैक्सिमम वो हो चुका होगा। यही होता है वेजिटेशन क्लाइमैक्स। और इसमें क्योंकि क्लाइमेट की बहुत बड़ी भूमिका होती है तो इसे क्लाइमेटिक क्लाइमैक्स भी कहते हैं। पहला फैक्टर प्राइमरी सक्सेशन। लेक है, पानी है, सूख गया, क्या होगा, नीचे वेजिटेशन तो होगी नहीं। अब यहाँ इससे तो खैर जल्दी, काफ़ी जल्दी, क्योंकि यहाँ तो सॉयल एक तरह से बनी बनाई जैसी ही है, तो यहाँ जल्दी से विकास होगा। और फिर से यहाँ भी अगर पानी दोबारा इस तरह नहीं भरता तो क्या होगा कि यहाँ भी वेजिटेशन होगी और ये भी कहलाएगा प्राइमरी सक्सेशन। लेकिन मन में आ रहा होगा कि यहाँ फिर वेजिटेशन कैसे हटी, क्योंकि रिप्लेस होना है। हाँ, जो छोटे पेड़ लेक के पास होंगे भी, जब लेक सूखी होगी तो उन पेड़ों को ज़रूरत ज़रूर पानी की होती होगी जो लेक से मिलता होगा, तो वो जो छोटे पेड़ होंगे, छोटे पेड़ पौधे होंगे, वो निश्चित रूप से खत्म हो चुके होंगे। अब नए सिरे से फिर से सूखी हुई ज़मीन पर फिर से कोई वेजिटेशन डेवलप होगी, तो रिप्लेसमेंट तो यहाँ भी हुआ। इमरजेंस, तो यहाँ भी पहले से कोई ना कोई आइलैंड टाइप ही होगा, आसपास ही होगा, तो वहाँ जो भी कुछ जीव रहेंगे या छोटी वनस्पति अगर कोई होती है तो वो भी अब ऊपर आए तो वहाँ की कंडीशन बदल गई, क्योंकि एल्गी तो नीचे भी हो जाती है, एल्गी तो नीचे डूबे हुए भाग में भी हो जाती है, तो ऊपर आएंगे तो सूखा हुआ और इस सूखे भाग पर भी फिर से वेजिटेशन का होना। आइस मेल्ट होगी, आइस मेल्ट होती है तो जहाँ आइस है वहाँ आसपास में छोटी मोटी वेजिटेशन हो सकती है, लेकिन आइस पूरी मेल्ट हो जाए तो फिर से नई कंडीशन डेवलप हो रही हैं। और आइस मेल्ट ही तब हुई है जबकि क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो रही हैं, तो पहले से जो भी वेजिटेशन वहाँ उस क्लाइमेटिक कंडीशंस में होंगी वो तो चली जाएंगी, लेकिन अब जो नई क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी उनके साथ कोई वेजिटेशन यहाँ फिर से डेवलप होगी। ये सारा भाग प्राइमरी सक्सेशन है। तो सेकेंडरी सक्सेशन क्या है? सेकेंडरी सक्सेशन में ऐसा समझिए कि सॉयल तो लगभग वैसी ही रहती है, यहाँ तो हर बार नए सिरे से सब कुछ करना पड़ा, लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन जब भी होगा, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हुआ, ह्यूमन एक्टिविटीज से हो रहा होता है, या नेचुरली भी आग लग सकती है और मानव द्वारा भी लगाई जा सकती है, तो कुल मिलाकर के जो वेजिटेशन पहले से वहाँ थी वो हट जाए, दूसरी वेजिटेशन आनी है, तो सेकेंडरी सक्सेशन को हम लोग देख रहे हैं। इसमें क्या होगा, अगर डिफॉरेस्टेशन भी कहीं होता है, मानव ने ही किया, तो ऐसा नहीं है कि मानव ने पेड़ सब काट दिए, ऐसा नहीं होता, बल्कि वहाँ कुछ ना कुछ वेजिटेशन फिर भी छूट जाती है और वही धीरे धीरे डेवलप हो जाती है, धीरे क्या बल्कि काफ़ी तेज़ डेवलप होती है। तो डिफॉरेस्टेशन होने पर भी अगर आग लग जाती है तब भी सारी वेजिटेशन नहीं जल रही होती, कम से कम आसपास वाले क्षेत्र में भी रह जाती है, तो वो भी जल्दी से विकास कर लेती है, क्योंकि अभी भी सॉयल वहाँ नई बनाने की ज़रूरत नहीं हुई, पहले से ही सॉयल है। अगर लंबा सूखा पड़ जाए, ठीक है, जो पहले से वहाँ वेजिटेशन है वो तो ठीक है, उसमें तो दिक्कत आएगी, लेकिन सॉयल अभी भी है। एक बड़ा अंतर यहाँ आप देख रहे होंगे, मैंने कई एग्जाम्पल लिए कि प्राइमरी सक्सेशन सेकेंडरी सक्सेशन में खास अंतर क्या है। प्राइमरी सक्सेशन लॉन्ग पीरियड लेता है, जबकि सेकेंडरी सक्सेशन
शॉर्ट टाइम में ही हो जाता है। इसके लिए तो 100 साल या इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं प्राइमरी सक्सेशन के लिए, लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन के लिए बहुत लंबे समय की ज़रूरत नहीं होती। पहले से जो वेजिटेशन है जहाँ वो हटी, भले ही वो मानवीय क्रियाओं से हो या फिर नेचुरली हो, तो दूसरी वेजिटेशन को वहाँ आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये है आपका सक्सेशन। तो यहाँ आपको मैंने कुछ चीज़ें जो इससे संबंधित हैं आपकी इकोलॉजी से, वो मैंने डिस्कस की। इसके बाद देखिए, अभी ऐसा नहीं कि इकोलॉजी ख़त्म हो गई, इकोलॉजी अभी बहुत है, लेकिन मैंने केवल, क्योंकि मैराथन क्लास है, मैं केवल आपको ये बताया कि आप पहले इस तरह से टर्मिनोलॉजीज़ को क्लियर करें। बिना क्लियर किए आप आगे नहीं चल सकते। तब तक आपको बिल्कुल सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा जब तक कि सारी चीज़ें ना देख रहे हैं, को रिलेट करके पढ़ें। जैसे एग्जाम्पल में अभी याद आ गया, मैं हालांकि रोकने वाला था। डिफॉरेस्टेशन होगा, ध्यान देंगे, डिफॉरेस्टेशन होगा, इससे फ्लड और ज़्यादा आएंगी। डिफॉरेस्टेशन होगा, फ्लड ज़्यादा आएंगी। तो कैसे कोरिलेट करेंगे? कहीं से भी, जहाँ भी फॉरेस्ट ज़्यादा हैं, रेनफॉल हो रही है, तो पहली बात तो रेनफॉल होगी तो वाटर का फ्लो थोड़ा सा स्लो हो जाता है सरफेस पर। तो क्या होगा? दूसरी बात, जड़ें भी हैं, उनकी जड़ें हैं तो मिट्टी को भी वो थोड़ा बांधे हुए हैं, तो होगा क्या कि वाटर आएगा धीरे धीरे जड़ तक आकर के, और फिर जहाँ भी रिवर में जाना है अकॉर्डिंग टू स्लोप जा रहा होगा। लेकिन यहाँ सॉइल इरोजन बहुत कम होगा, क्योंकि ऐसे पेड़ों पर पानी गिरने के बाद जब तक जड़ों तक आएगा तब तक फ्लो काफ़ी कम हो चुका होता है, स्पीड कम हो चुकी होती है। तो ये सरफेस पर भी अगर स्लोप बहुत ज़्यादा नहीं है तो स्लो ही चल रहा होता है। लेकिन बाढ़ अब नहीं आ रही। डिफॉरेस्टेशन किया, एक तो जड़ चली गई उनकी, जो मिट्टी बंधी हुई थी वो भी ढीली है, सीधी बारिश हो रही है, पानी तेज़ बहेगा, पानी तेज़ बहेगा तो इरोजन होगा, और इरोजन होगा तो ये सेडिमेंट्स कहाँ जाएंगे? रिवर्स में जाएंगे, और रिवर्स में जाएंगे तो रिवर्स के नीचे जो तली होगी उस पर बिछ रहे होंगे। तो क्या होगा? रिवर की गहराई भी, डेप्थ भी कम हो गई। डेप्थ कम हुई तो क्या हुआ? नेक्स्ट टाइम जब भी रेनफॉल हो रही होगी तेज, तो रिवर की गहराई ही कम है, तो ऐसे में क्या होगा? वाटर तो उतना ही आया, गहराई कम है तो डेप्थ कम है, तो ये पानी ओवरफ्लो और ये आसपास फैल जाएगा, आसपास फैलेगा, यही अपने आप में फ्लड। तो हमें कैसे कोरिलेट करके पढ़ना है, समझ समझ करके पढ़ना है। आइए अब हम इसके बाद थोड़ा सा आपको ले चलते हैं वर्ल्ड रीजनल की तरफ, वर्ल्ड रीजनल की तरफ। वर्ल्ड रीजनल काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये तो हर टॉपिक को ही कहते हैं, लेकिन कहेंगे इसलिए क्योंकि सब जगह से क्वेश्चन आ रहे होते हैं। और वर्ल्ड रीजनल को अगर आप पूरे वर्ल्ड को थोड़ा सा अच्छे से जान रहे हों तो फिर ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है। आइए पहले हम वर्ल्ड को जानें, और इसके लिए मैं स्लोली एक रफली मैप बनाता हूँ। क्योंकि बिना मैप के वर्ल्ड को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये नॉर्थ अमेरिका, और ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये ग्रीनलैंड, और यहीं से ये
स्कैंडिनेवियाई भाग यानी कि नॉर्वे, स्वीडन, इन सब के बारे में है। तो अभी यहाँ इनकी चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं, पहले हम मैप देख लें। और ये अफ्रीका, ये अरेबियन पेनिनसुला, और ये हम आ गए अब इंडिया में। और ये इंडिया का भी नॉर्थ ईस्ट, ये इधर ये है चाइना वाला भाग, और ये कमचटका होते हुए कुछ रफली इस तरह से ये वर्ल्ड मैप होगा। यहीं पर ये इन्हें हम नहीं भूल सकते, यूके वाले हैं। ये मेडागास्कर। हमें देखना है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, अब इनकी बहुत ज़रूरत नहीं है, बस हमें तो थोड़ा सा कि हम कैसे पढ़ें। इसे मैं थोड़ा सा और ठीक कर देता हूँ। कुछ ऐसा नहीं। इधर ये ऑस्ट्रेलिया, और ये न्यूजीलैंड। देखिए, हमें ये जानना ज़रूरी होता है, पहली बात तो कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं, तो ये सबको क्लियर होगा ही। ये है नॉर्थ अमेरिका, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं, जगह इतनी नहीं होती। नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, और इधर है ये यूरोप, इधर है, मैं केवल ए बना दे रहा हूँ, एशिया। अभी हम डिवीजन करके दिखाएंगे कहाँ से क्या कैसे। इधर ऑस्ट्रेलिया, और ये फिर क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं है इतनी, ये अंटार्कटिका। अंटार्कटिका टोटल मिलाकर के 7 हो रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। लेकिन इनमें भी क्योंकि यहाँ तो जुड़े हैं तो कैसे डिवीजन करें। दूसरी बात, अकेली एशिया को देखेंगे तो एशिया कॉन्टिनेंट तो है, लेकिन उसमें भी एशिया को पढ़ते हुए कभी आपको सेंट्रल एशिया, तो कभी नॉर्थ एशिया, कभी ईस्ट एशिया, कभी साउथ ईस्ट एशिया, तो कभी साउथ एशिया, तो कभी वेस्ट एशिया, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही होती हैं। इन चीज़ों को पहले जानें। इधर से शुरू कर देते हैं। देखिए, ये कुछ रफली ऐसा समझें यहाँ तक। ये है मैक्सिको, ये मैक्सिको, ये एक छोटा देश है बेलीज़। बेलीज़ मैक्सिको से ही लगा हुआ है। फिर मैक्सिको से ही लगा हुआ है ये ग्वाटेमाला, मैं नाम पूरे लिख नहीं रहा हूँ। ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला से ही फिर होंडुरास, फिर निकारागुआ, एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर यहीं पर है, और उसके बाद कोस्टा रिका। देखिए, बेलीज़, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका एंड पनामा। ये इतने भाग को ध्यान देंगे
अगर इतने भाग को हम देखें जो मैं डॉटेड दिखा रहा हूँ, इसमें मैंने मैक्सिको नहीं लिया है और इधर कैरेबियन सी है, इसके आइलैंड्स भी नहीं काउंट किए हैं, तो ये इतना भाग होता है सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका शॉर्ट में लिखा हूँ, जिसमें 7 कंट्रीज़ हैं। नाम बेलीज़, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका एंड पनामा। लेकिन अगर ये सब भी यहाँ जो आइलैंड्स हैं इन सबको भी जोड़ दें, इन सबको भी साथ में ले लें। अब मैं ऐसे, देखिए ये मैं इस तरह से पूरा, ये मैंने ऐसे ले लिया, क्या क्या आ गया इसमें, ये 7 कंट्रीज़ तो आ ही गई हैं, सेंट्रल अमेरिका तो इसमें आ ही गया है, ये कैरेबियन आइलैंड्स भी आ गए और मैक्सिको भी आ गया, तो ये हो जाएगा मिडिल अमेरिका, मिडिल अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, ये सेंट्रल अमेरिका, ये मिडिल अमेरिका, और इस मिडिल अमेरिका में ही अगर अब ऐसा जोड़ दें, ये समझ रहे हैं आप, मिडिल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, इनमें अगर साउथ अमेरिका को भी जोड़ दें तो ये हो जाती है लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका। ध्यान रखेंगे, नॉर्थ अमेरिका, अगर हम, ये सब डिवीजन है सब, मैं फिर से क्लियर कर दूं, नॉर्थ अमेरिका अगर बोला जाएगा तो पूरा ये भाग कनाडा, यूएसए, मैक्सिको एंड 7 कंट्रीज़, ये कैरेबियन कंट्रीज़ सब मिला कर के ऐसे और ग्रीनलैंड तक जाएंगे। अगर हम कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं तो ध्यान देंगे, अगर हम जोग्राफिकली नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को देख रहे हैं तो ग्रीनलैंड इसी में शामिल होगा। लेकिन हम अगर पॉलिटिकली देख रहे हों तो क्योंकि ये है डेनमार्क, ये डेनमार्क का ही भाग है, इस पर डेनमार्क का भाग है, तो पॉलिटिकली अगर हम देखें तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट का भाग है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछे गए ऐसे क्वेश्चन, तो पॉलिटिकली ग्रीनलैंड यूरोप का भाग है, यूरोप कॉन्टिनेंट का पार्ट है क्योंकि डेनमार्क का है सीधा सीधा ये, लेकिन ज्योग्राफिकली ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आएगा। ऐसे ही साउथ अमेरिका देखें तो ये साउथ अमेरिका, और यहीं पर यह है फाकलैंड, फाकलैंड आइलैंड है। तो फाकलैंड भी ज्योग्राफिकली फाकलैंड भी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का भाग है, लेकिन पॉलिटिकली ये भी यूरोप का भाग है, पॉलिटिकली ये भी यूरोप का भाग है, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा लिखा हुआ यूके, इनका अभी भी यहाँ कब्जा है। कब्जा क्या, ये खुद भी चाहते हैं हम यूके के साथ ही रहें, यूके की ही सेवाएं यहाँ चलती रहें। और इधर अर्जेंटीना, यहाँ अर्जेंटीना है, ये अर्जेंटीना कहता है कि ये फाकलैंड हमारे भाग है। तो डिस्प्यूट काफ़ी दिन तक चला, लेकिन बीच में जनमत संग्रह कराया गया तो इन्होंने वोटिंग भी कर दी कि हम तो यूके के अधीन ही रहना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को आपने देखा। अब ये अफ्रीका, ये है मेडिटेरेनियन सी, और यहीं से आप देखेंगे ये है सिनाई पेनिनसुला, और सिनाई पेनिनसुला किसका पार्ट है, ये है इजिप्ट, मिस्र का भाग है। और इसी सिनाई पेनिनसुला को ड्रिल कर दिया गया,
ये मैंने ड्रिल कर दिया, क्योंकि ये बोर्ड ऐसे नहीं होते कि अब इतने भाग को हम ड्रिल कर दें, हटा दें। तो आपको ये बस मान लेना है कि ड्रिल हो गया है। ये बन गई स्वेज कैनाल। ये क्या है? स्वेज कैनाल, जो किसे कनेक्ट करेगी? इधर है रेड सी, मैं रेड सी को रेड कलर से दिखा दे रहा हूँ। वैसे यहाँ रेड कलर की एल्गी भी पाई जाती है, उसी के नाम पर ये रेड सी है। तो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को क्या कनेक्ट करेगी? ये स्वेज कैनाल। और यहाँ पर अब आप देखेंगे कि एक कंट्री है जो मैंने येलो से दिखा दी, ये है जिबूती। और इधर ये है यमन, ये ओमान। तो यमन और जिबूती के बीच में काफ़ी नैरो पार्ट है। तो ये रेड सी इधर वाला वाटर और इधर वाला गल्फ ऑफ अदन। देखिए मैं बाउंड्री बताने जा रहा हूँ। ये सब क्यों बता रहा हूँ? मैं बाउंड्री बताने जा रहा हूँ कहाँ तक अफ्रीका है और कहाँ से फिर यूरोप शुरू हो जाता है। तो ये जिबूती और यमन के बीच में बाब अल मांडेब ये वाटर स्टेट है। और इधर ये पुर्तगाल, ये स्पेन, ये इटली, यहाँ पर फिर स्विट्ज़रलैंड है और ये फ्रांस। हमें उन सब की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ देखना है, ये। और यहीं पर ये है मोरक्को, एम बना दिया मैंने। तो मेडिटेरेनियन सी इधर है, पूरा अटलांटिक ओशन। लैंड पोर्शन फिर से करीब आ गए हैं, पहले से ही हैं। तो मोरक्को और स्पेन के बीच में जिब्राल्टर वाटर स्टेट है। बस ये अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बाउंड्रीज अब तय हो रही हैं। जिब्राल्टर वाटर स्टेट से कुछ इस तरह से आए हम, ये सब बाब अल मंडेब यहाँ आ गए, रेड सी होते हुए और ये स्वेज कैनाल होते हुए मेडिटेरेनियन सी, ऐसे। ये पूरा है अफ्रीका, जो इधर यूरोप को, एशिया को अलग कर रहा है। आपको ऐसे सवाल बिल्कुल पूछे जा सकते हैं कि अफ्रीका और एशिया किससे सेपरेट होते हैं? स्वेज कैनाल भी अपने आप में एशिया और अफ्रीका को अलग करती है। हालांकि एक बात ध्यान रखिएगा कि इधर ये सिनाई पेनिनसुला अभी भी इजिप्ट का है। तो कह सकते हैं आप कि इजिप्ट का कुछ भाग एशिया कॉन्टिनेंट में भी है, सिनाई पेनिनसुला। और बस यही सिनाई पेनिनसुला के ऊपर ही इधर ये सब जहाँ आतिशबाजी चल रही है, लड़ाई चल रही है, इजराइल, हमास, ये सब, ये बस यहीं पर हैं सब। ये खैर यहाँ इतने छोटे मैप में इन्हें हम नहीं दिखाएंगे, हम केवल आपको बता रहे हैं कि कैसे आप लोगों को बस ये पता हो कि कहाँ से कहाँ तक कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं। तो इस तरह से ये अफ्रीका और एशिया को अलग कौन करेंगे, सेपरेट कौन करेगा? बाब अल मंडेब, और स्वेज कैनाल भी कह सकते हैं। लेकिन ये जरूर ध्यान रहे कि सिनाई इजिप्ट का ही भाग है। यूरोप और अफ्रीका को कौन सेपरेट करता है? जिब्राल्टर वाटर स्टेट, जो स्पेन और मोरक्को के बीच में है, लेकिन ये यूरोप और अफ्रीका के बीच में भी है। अब हम सीधा आते हैं यूरोप और अफ्रीका, क्योंकि प्लेट की अगर हम बात करेंगे तो ये इंडियन प्लेट है, ये हिमालय तक चले जाएं इंडियन प्लेट है, ये सब इंडियन प्लेट है। लेकिन अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो इंडिया भी एशिया कॉन्टिनेंट में आएगा,
और पूरी प्लेट, इंडियन प्लेट को हटा दें, बस थोड़ी देर के लिए मन में हटा दें, तो ये पूरा भाग जो है यूरेशियन प्लेट है। यूरेशियन प्लेट है, बहुत बड़ी प्लेट है, लेकिन इस यूरेशियन प्लेट पर ही हम लोगों ने क्या किया है, डिवीज़न कर लिया है कि कहाँ तक यूरोप और कहाँ से एशिया शुरू हो गई है। आइए देखते हैं। इधर ये कुछ ऐसा मान करके चलें कि ये है यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन, मैं नाम लिख दे रहा हूँ ऊपर, यूराल। और यूराल माउंटेन जब आएगा तो ऐसा माने आप कि यहाँ पर ये कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी से जस्ट लगा हुआ है ये कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के बना दिया। इसी में यहाँ से कुछ ऐसे तुर्कमेनिस्तान, बीच में उज़्बेकिस्तान, फिर यहीं पर भारत के ठीक ऊपर, लगा नहीं है लेकिन, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। नाम इनके लिखने थोड़ा सा मुश्किल है, आप एटलस भी अपने खोल करके देख सकते हैं। हाँ, जब पूरा हम पढ़ा रहे होते हैं तो मैप को ही बड़ा बनाते हैं या फिर इसी बोर्ड से मैप को पूरा ले लेते हैं, लेकिन यहाँ मैंने मैप अपने से ही बना दिया है। ये कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ये तुर्कमेनिस्तान और इधर ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, ये सब के सब सेंट्रल एशिया है। लेकिन अभी तो पहले डिवीज़न कर लें किसका, एशिया और यूरोप का सबसे पहले। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ अगर आ जाएं, क्योंकि मैप छोटा है, ये है ब्लैक सी। इस बीच में ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में काकेसस माउंटेन है। काकेसस माउंटेन है। मैप को मैंने यहाँ वैसे नहीं बनाया जैसे कि ज़रूरत थी, लेकिन कोई बात नहीं, इतना एटलस तो आपको भी देखनी ही पड़ेगी। तो देखिए, यूराल माउंटेन होते हुए ये कैस्पियन सी, यूराल, कैस्पियन सी, काकेसस माउंटेन, ब्लैक सी, मरमरा सी, एजियन सी होते हुए आ गए हैं हम मेडिटेरेनियन सी में। मैं फिर से नाम बोल दे रहा हूँ, यूराल माउंटेन, कैस्पियन सी, दोबारा बोल दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो को रोककर भी सुन सकते हैं, लिख सकते हैं। यूराल माउंटेन और ये कैस्पियन सी लेक है, काकेसस माउंटेन, ब्लैक सी, मरमरा सी होते हुए एजियन सी, और ये हम मेडिटेरेनियन सी में हैं। और ये पूरा भाग आइसलैंड भी लेंगे इधर, ये कुछ ऐसे, यही भाग है यूरोप, यही है यूरोप। और जब वर्ल्ड रीजनल पढ़ रहे होते हैं तो एक एक कंट्री भी यहाँ देख रहे होते हैं, तो बड़ा अच्छे से क्लियर हो जाती हैं सारी चीज़ें। और फिर ये भी देख रहे होते हैं कि कौन कौन से माउंटेन है। जैसे यहाँ ये स्वीडन है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन और नॉर्वे के बीच में जोलेन माउंटेन है। इधर ये पेनाइन माउंटेन यहाँ पर है। आप लोग इनके नाम ज़रूर देख लें, एटलस से भी देख लें, क्योंकि मैं तो मैराथन क्लास ले रहा हूँ, मुझे तेज़ पढ़ाना है ये। तो यहाँ पेनाइन माउंटेन है। यहाँ स्पेन और फ्रांस के बीच में पारेनीज है, जो सेपरेट करता है किसे, फ्रांस और स्पेन को, पारेनीज। और यहीं पर पारेनीज पर ही अंडोरा कंट्री है, लैंडलॉक्ड है। और इस तरह से जब इटली में आएंगे तो अपेनाइन माउंटेन होगा। इधर जो एड्रियाटिक सी के पास में, यानी कोस्टल जो रीजन रहेगा, यहाँ दिनारिक आल्प्स होंगे। तो इस तरह से ये सारे माउंटेन्स आपको क्लियर होने चाहिए। जर्मनी में ब्लॉक माउंटेन रहेगा, क्या, ब्लैक फॉरेस्ट फॉरेस्ट नहीं है बल्कि ब्लॉक माउंटेन है। तो इस तरह से सारे जो हैं
लैंडस्केप आपको पता होने चाहिए, यहाँ की लेक्स भी पता होनी चाहिए, यहाँ की रिवर्स भी पता होना चाहिए, तब आपका कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए छूटेगा नहीं। हाँ, धीरे धीरे पढ़ रहे होते हैं, निश्चित रूप से सारी चीज़ें याद हो रही होती हैं। अब इसके बाद देखिए, इस लाइन के बाद जो भी बचा आपको, इधर मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, अफ्रीका इधर हो गया, ये ब्लू से दिखा रहा हूँ, लगभग ब्लू से है, ये यूरोप का भाग हो गया। अब ये इधर जो भी कुछ बचा यहाँ तक, ऐसे ये जो भी कुछ बचा यहाँ तक, उधर नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया है और ये अंटार्कटिका है, दोनों कॉन्टिनेंट हैं अपने आप में। तो ये पूरा भाग यहाँ से यहाँ ऐसे होते हुए यही है एशिया, यही है एशिया। अब एशिया में देखेंगे कि हम इसका डिवीज़न कितने भागों में करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक माउंटेन रेंज हिमालय, और हिमालय का ही एक्सटेंशन अराकानयोमा इधर है, ये हिमालय। तो यहाँ से हिमालय के बाद हम देखें, इधर सेंट्रल एशिया से लगभग लगे हुए चल रहे होंगे, और ये हम चाइना में चल रहे हैं। माउंटेन है तिएन शान, और यहाँ तक आते आते ये आ जाती है मंगोलिया। तो तिएन शान होते हुए, और इधर अगर पीछे हट जाएं तो ये कजाकिस्तान। तो बड़ी सीधी सी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कजाकिस्तान होते हुए, मंगोलिया होते हुए, ऐसे कुछ। ये है नॉर्थ एशिया, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही होती, साइबेरिया वाला पार्ट आ जाता है पूरा ये। तो ये पूरा भाग साइबेरिया एशिया का है, लेकिन जो हम रसिया जब बोलते हैं तो रसिया को हम कहना चाहते हैं यहाँ वाला पार्ट रसिया का। तो रसिया दोनों कॉन्टिनेंट में होगा, इधर ये साइबेरिया एशिया है, लेकिन इधर का जो रसिया है ये यूरोप है। ये पांचों कंट्रीज़ ध्यान रखेंगे, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, पांचों कंट्रीज सेंट्रल एशिया है। अगर आप प्लस का निशान अब लगा दें आप, सारी चीज़ें यहाँ क्लियर हो रही होंगी। तो प्लस का निशान यहाँ लगाते ही नॉर्थ एशिया, इधर अब देखिए, अब यहीं से हिमालय के थोड़ा ऊपर है कुनलुन, और आगे फिर यन्नान पठार। तो तिएन शान, कुनलुन, यन्नान, ये पार्ट पूरा होगा ईस्ट एशिया, जिसमें मुख्य देश चाइना, दोनों कोरिया, जापान, ताइवान, ये सब क्या है, ईस्ट एशिया। लेकिन यहीं पर हिमालय के पास से ही ये पाकिस्तान में सुलेमान और किरथर रेंज है। देखिए, इधर अराकानयोमा, इधर सुलेमान, ये पार्ट पूरा है साउथ एशिया। मैंने कहा ना, यहाँ प्लस का निशान लगाएं आप, तो नॉर्थ साउथ एशिया, नॉर्थ एशिया, ईस्ट एशिया, और ये अराकानयोमा से ऐसे नीचे की तरफ देखेंगे, यहाँ नहीं जाना है, ये हो जाती है साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया कहाँ से, ये यन्नान प्लेटू है, ये कुनलुन है, लेकिन कुनलुन तक नहीं जाना। यन्नान प्लेटू के साउथ में, अराकानयोमा के ईस्ट में साउथ ईस्ट एशिया। लेकिन ये भाग साउथ एशिया, जिसमें भारत भी है, बांग्लादेश भी है, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, ये सब है, ये साउथ एशिया। अब यही भाग बच जाता है, मैं किसी और कलर से आपको इसे दिखाता हूँ जिससे कि थोड़ी पहचान रहे। ये ईरान, इराक, तुर्की, ये सब लेते हुए, और ये सब भी गल्फ़ कंट्रीज़ भी
ये सब, यही है वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये प्लस का निशान आपने यहाँ लगा दिया। सेंट्रल एशिया, नॉर्थ एशिया, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। इस तरह से अब जो भी, जैसे यहाँ पर इंडोनेशिया आ जाएगी और भी कंट्रीज़ रहेंगी, इन सब को हम पढ़ रहे होते हैं तो ये पता होना चाहिए कि साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ एशिया में या ईस्ट एशिया में, इन चीज़ों का थोड़ी जानकारी हमें ज़रूर रहे। तो इस तरह से ये आपके कॉन्टिनेंट, इनमें कुछ बताने की खास ज़रूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया साफ दिख रहा है, अंटार्कटिका वो भी बिल्कुल साफ दिख रहा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अंटार्कटिका अपने आप में कॉन्टिनेंट है, जबकि 66.5 के नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन है। आर्कटिक ओशियन है, वो अपने आप में महाद्वीप नहीं है, कॉन्टिनेंट नहीं है, बल्कि क्या है, ये ओशियन है। तो आपको इस तरह से पूरे वर्ल्ड को पढ़ना होगा, तभी ये सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। और ऐसे ही अगर हम बात करें तो यहाँ से भी डिवीज़न होगा, और ये कनाडा, ये यूएसए, यहीं पर ग्रेट 5 लेक्स होंगी। तो इन सब को बहुत स्लोली मैप पर भरिए अपने हाथ से। हालांकि हम तो क्लास में खाली मैप मंगा करके आप लोगों को भरवा रहे होते हैं साथ साथ कि आप लोग इन्हें लोकेट करिए वहाँ, और लोकेट करते हैं जब सब सारे माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेटू, डेजर्ट, ये सब, और उनके बनने के पीछे रीजन क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें जब आती हैं तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आज की क्लास यहीं तक। अब तक देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।